नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। धड़कन की अनियमितता, चाहे वो वाल्व के मरीज हों, चाहे वो बाईपास सर्जरी या किसी हार्ट की सर्जरी के बाद के पेशेंट हों, और कई बार सामान्य लोगों में जिनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, जिनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, उन लोगों में भी कई बार धड़कन की अनियमितता हो जाती है। आइए बात करते हैं इसके विषय में। हमारे दिल की जो धड़कन है वो हमारे हार्ट के अंदर, दिल के अंदर एक पेसमेकर होता है, नेचुरल पेसमेकर हार्ट के दाएं हिस्से में होता है, और वहाँ से एक पल्स जनरेट होती है, एक बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत लो वोल्टेज में एक पल्स जनरेट होती है। वो पूरे हार्ट में कुछ प्राकृतिक तारों के माध्यम से, वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जिनके थ्रू वो पूरे हार्ट में स्प्रेड होती है, फैलती है, और उससे मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और हमारा दिल जो है वो एक नियमित गति से धड़कता है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के दिल को धड़कने की जो गति है वो करीब 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कनी चाहिए। अगर ये धड़कन 60 से कम हो जाती है, जो आवश्यकता से अधिक स्लो हो गई है, और अगर 100 से ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब ये ज़्यादा फास्ट हो गई, ज़्यादा तेज़ हो गई है। दोनों ही चीज़ें असामान्य हैं अगर ये लंबे समय तक बनी रहे। सामान्य एक्सरसाइज करने में फीवर हो जाए या कुछ चिंता हो जाए, कोई टेंशन हो, तो कुछ समय के लिए धड़कन ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा होता है तो ये एक बार डॉक्टर को बताने की आवश्यकता है। धड़कन कम हो जाने को हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, धड़कन ज़्यादा होने को हम टैकीकार्डिया कहते हैं, मतलब धड़कन ज़्यादा तेज़ हो गई। ये जो धड़कन है वो एक नियमित ताल से, एक नियमित रिदम से चलता है, एक नियमित समय अंतराल पे धड़कता रहता है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस नियम में, इस नियमित गति में किसी तरह की अनियमितता आ जाती है, इर्रेगुलरिटी आ जाती है, तो इसको हम एरिथमिया कहते हैं। और यह आज का जो विषय है वो इसी विषय में है कि अगर दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, वो कैसे हो जाती है और इसका क्या हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब भी हमारे दिल की गति अनियमित होती है तो हमें अचानक एक धड़कन का एहसास होता है कि दिल में हम फील कर सकते हैं कि कुछ धक से हुआ, या अचानक हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। एक सामान्य व्यक्ति अपनी धड़कन को फील नहीं कर सकता। अगर उसकी धड़कन उसको फील हो रही है बैठे बैठे, तो इसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं, या हम एक असामान्य फीलिंग है, आप आसानी से अनुभव कर रहे हैं कि भाई मुझे दिल धक 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 इस तरह से कर रहा है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है तो यह डॉक्टर से कंसल्ट करने की बात है। ये कभी कभी कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है और रेयरली कभी जानलेवा भी हो सकती है। बहुत कभी कभार अगर आपकी दिल की धड़कन कुछ एक सेकंड के लिए हल्की सी अनियमित हुई और फिर सामान्य हो गई, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ऐसा सामान्य नॉर्मल जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी धड़कन रह के हर आधे घंटे पे, 1 घंटे पे असामान्य हो रही है, या बहुत लंबे समय के लिए आपको धड़कन फील हो रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। वाल्व के मरीजों में, जिन मरीजों को वाल्व की बीमारी है, चाहे ऑपरेशन हुआ है चाहे नहीं हुआ है, इन मरीजों में धड़कन की अनियमितता बहुत कॉमन होती है, और ऐसे व्यक्तियों को धड़कन बहुत तेज़ हो जाने की बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन को हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन बेसिकली एक पैथोलॉजिकल स्टेट है, एक ऐसी एक तरह की बीमारी है हम कह सकते हैं, जिसमें कि हमारे हार्ट के जो आलिंद होते हैं, जो एट्रियम होते हैं, हार्ट के 4 हिस्से होते हैं, उनमें से 2 हिस्से, उनमें जो मांसपेशियों की जो कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता है वो अनियमित हो जाती है, और उसकी वजह से हमारी धड़कन रह के या लगातार तेज़ बनी रहती है। जब हार्ट की धड़कन बहुत समय के लिए तेज़ बनी रहती है तो उससे हार्ट को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा जल्दी धड़कना पड़ता है, और इस कारण से बहुत तेज़ हार्ट रेट 120, 130 या इस तरह की गति बहुत लंबे समय तक अगर आपकी बनी रहती है तो वो आपके लिए लंबे समय में नुकसानदेह होती है। इसके अलावा जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, जो मैंने बताया, उसमें चूँकि
जो आलिंद हैं, जो एट्रियम है, उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है, उनका संकुचन जो है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता, तो खून का जमाव होता है वहाँ पे और खून का थक्का हार्ट में बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जिन मरीजों को भी एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की बीमारी है, वो वाल्व के मरीज भी हो सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उन व्यक्तियों को क्लॉट बनने का, हार्ट में क्लॉट बनने का और उस क्लॉट बन के उसको ब्रेन में या पाँव में या कहीं शरीर के किसी अंग में पहुंच के और लकवा होने का या नसों के ब्लॉक हो जाने का रिस्क बना रहता है। इसीलिए जो एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीज होते हैं, जिनके दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाती है और इस तरह की बीमारी डायग्नोसिस हुई है, ऐसे मरीजों को खून पतला करने की दवा नियमित लेने की सलाह दी जाती है। आपको भले बहुत ज़्यादा लक्षण ना हो रहे हों, अगर आपको क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम है, तो ये आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि खून पतला करने की दवा जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है उसको नियमित लेते रहें, नहीं तो कभी आपको स्ट्रोक की या किसी तरह के थक्के की एम्बोलाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। वो थक्का जाके कहीं फंस सकता है और उससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। धड़कन की जो समस्या है, ये समस्या विशेषकर माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के जो मरीज होते हैं, चाहे वो रिप्लेसमेंट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, उसका ऑपरेशन हुआ है चाहे नहीं हुआ है, इनमें ये धड़कन की असामान्यता बहुत कॉमन होती है। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने कई बार बताया है, हम वाल्व की बीमारी को जितना लंबा खींचते हैं, जितना हम ट्रीटमेंट करवाने के डर से या ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशन के डर से बीमारी को लंबा खींचते जाते हैं, ये एट्रियल फिब्रिलेशन का इंसिडेंस उतना बढ़ता जाता है। हार्ट जितना तनाव में लंबे समय तक रहता है, ये धड़कन की समस्या उतनी बढ़ती है और ये जितने लंबे समय तक रहती है उसके ठीक हो जाने की संभावना उतनी कम होती जाती है। इसीलिए जिन मरीजों को बहुत लंबे समय तक एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम रहती है, धड़कन की अनियमितता की प्रॉब्लम रहती है, उन मरीजों को ये बीमारी ठीक नहीं होती, फिर हमें हार्ट रेट कंट्रोल करने की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, पर ये पूरी तरह से जाता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एट्रियल फिब्रिलेशन जानलेवा है? नहीं, ये जानलेवा नहीं है। ये एक सामान्य व्यक्ति को बिना वाल्व की प्रॉब्लम के भी हो सकता है। एक उम्र के बाद एट्रियल फिब्रिलेशन के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, पर जैसा मैंने बताया कि इससे स्ट्रोक होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए खून पतला करने की दवा लेना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ये तो रही एट्रियल फिब्रिलेशन की बात, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन के अलावा भी और तरह की धड़कन की अनियमितता होती है और कुछ धड़कन की अनियमितता जो है वो जानलेवा होती हैं। जिन मरीजों के हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, अगर वो 40% या उससे कम है, जिन मरीजों को पहले मेजर हार्ट अटैक आया हुआ है, जिन मरीजों को पहले कभी धड़कन की अनियमितता जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम पहले हुई है और उनको शॉक देना पड़ा है उसकी वजह से, जिन मरीजों को एओर्टिक वाल्व की प्रॉब्लम है, ऐसे मरीजों को जो धड़कन की अनियमितता होती है उसको हम वेंट्रिकुलर एक्टोपिक, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज कहते हैं। और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज जो होते हैं ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं और कभी कभार जानलेवा भी साबित होते हैं। आपको अगर इस तरह की डायग्नोसिस है, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक या वेंट्रिकुलर एरिथमिया या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इस तरह की आपको कभी एरिथमिया की प्रॉब्लम रही है, तो आपको बहुत क्लोजली डॉक्टर को कंसल्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे मरीजों को सडन डेथ, अचानक जान जाने का रिस्क ज़्यादा होता है। जिन मरीजों को पहले मेजर हार्ट अटैक आया है, जिनकी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, जैसे मैंने बताया, उन मरीजों में हार्ट में एक स्कार बन जाता है अटैक के बाद, एक निशान रह जाता है और वो निशान जो होता है वो कभी कभी इस तरह के इम्पल्स जनरेट करता है जिससे कि वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो सकते हैं। तो जिन मरीजों को भी ये इस तरह की बीमारी, इस तरह की प्रॉब्लम पहले हुई है या बीच बीच में धड़कन अनियमित होती है कुछ समय के लिए, उन मरीजों को ज़रूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए। तो जो मरीजों का ग्रुप मैंने बताया, हार्ट अटैक वाले मरीज और एओर्टिक वाल्व के बीमारी वाले मरीज या जिनको पहले इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, उन मरीजों को इस विषय में सावधान रहने की आवश्यकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन के मुकाबले, जो मैंने पहले बताया, उसके मुकाबले वेंट्रिकुलर एरिथमियाज जो हैं वो ज़्यादा डेंजरस, ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब जिन मरीजों को पहले से हार्ट की बीमारी है या जिनको पहले से ये धड़कन की समस्या रही है, उन मरीजों को बस ये पता होना चाहिए कि ये धड़कन की समस्या क्या है, क्या ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो डरने की कोई बात नहीं है, कुछ सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी
और डॉक्टर ने आपको बताया उतने इंटरवल पे, उतने अंतराल पे डॉक्टर को दिखाते रहें। जिन मरीजों को वेंट्रिकुलर एरिथमिया की शिकायत है उन मरीजों को, जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और डॉक्टर को नियमित समय पर दिखाते रहना चाहिए। और वेंट्रिकुलर एरिथमिया वाले मरीजों को ओवर एक्सर्शन से बचना चाहिए। किसी भी तरह के हेवी एक्सरसाइज, हेवी एक्टिविटी ऐसे मरीजों में जानलेवा परिणाम कर सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हर मरीज जिनको वेंट्रिकुलर एक्टोपिक या वेंट्रिकुलर एरिथमिया की शिकायत है और आयोटिक वाल्व की बीमारी वाले मरीज जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, उनको हेवी एक्सरसाइज से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे दिल की धड़कन तेज होती है ये जो एरिथमियाज हैं, ये वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। जिन मरीजों को धड़कन तेज होने की शिकायत होती है उन मरीजों में धड़कन सामान्य करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे धड़कन कम हो। धड़कन की जो रफ्तार है, जो 100, 120, 130, 140 इस रेंज में पर मिनट गति हो रही है, उसको कम करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उन मरीजों को जो ये दवाइयाँ ले रहे हैं इनको हार्ट रेट कंट्रोलिंग ड्रग बोलते हैं, जो हार्ट की धड़कन को सामान्य करते हैं। इन दवाइयों को लेने वाले व्यक्तियों को बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी इन दवाइयों की ओवरडोज हो जाती है और उससे धड़कन कम हो जाती है। तो कभी अगर ऐसा आप नोट करें कि धड़कन कम हो रही है, या कम धड़कन होने का मतलब है एक वयस्क में अगर 60 से कम धड़कन जा रही है, 55 से कम धड़कन जा रही है, तो इसका मतलब धड़कन काफ़ी कम है और आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। उन हार्ट रेट कंट्रोलिंग दवाओं को मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है। कुछ यंग युवा फीमेल्स में और इवन मेल्स में भी एक बहुत कॉमन समस्या होती है कि अचानक उनकी धड़कन तेज़ हो जाती है और वो बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ लोगों को चक्कर आ जाते हैं और वो कुछ समय के लिए बिल्कुल किसी काम के नहीं रहते और आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट ये एपिसोड होता है और फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। यह भी एक तरह की धड़कन अनियमितता होती है जिसको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। ये भी एक, जो मैंने बताया था कि नेचुरल पेसमेकर जो हमारा होता है उसकी या उसके आसपास की जो विद्युत जो फाइबर्स होते हैं उनमें कभी कभी अबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसके कारण से ये बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी का शुरुआती स्टेज में तो दवाइयों से इलाज किया जाता है और अगर दवाइयों से आराम नहीं मिल पा रहा है तो कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन टेक्निक कहते हैं। तो उन मरीजों की एक हार्ट की एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी की जाती है और उसके माध्यम से फिर वहाँ उस तंतु को जो ये ख़राब इम्पल्स भेज रहा है उसको बर्न कर दिया जाता है, उसको डैमेज कर दिया जाता है ताकि वो इम्पल्स जनरेट होना बंद हो जाए और धड़कन सामान्य हो जाए। तो कभी भी धड़कन आपकी तेज़ हो रही है, धड़कन अनियमित हो रही है, तो आप उसको बिल्कुल हल्के में ना लें, डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है तो आपको कुछ दवाइयाँ रिकमेंड की जाएंगी, उनको लापरवाही ना करें। अगर आपको वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो रहे हैं आपको ज़रूर इस बात की जानकारी होनी चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए कि आप ओवर एक्सर्शन ना करें। धड़कनों की अनियमितता के बारे में हम और एपिसोड्स में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।